प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत 3 के अध्याय 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आदिवासियों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। दीकू कौन है? तो दीकू मतलब बाहरी लोग। आदिवासी के लिए दीकू बाहरी लोग जैसे अंग्रेज और सेठ साहूकार लोग होते थे। स्वर्ण युग की कल्पना किसने की थी? तो बिरसा नामक व्यक्ति ने स्वर्ण युग की कल्पना की थी। इसका पूरा नाम है बिरसा मुंडा। मुंडा एक जनजाति का नाम है। अब देखिए, इस पूरे अध्याय में बिरसा मुंडा के बारे में हम अध्याय के अंतिम पैराग्राफ में पढ़ेंगे और इस पूरे अध्याय में हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में प्रथम पृष्ठ में बताया गया है। पहले पेज में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले पेज को हम पढ़ लेते हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि पूरे अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता है। लोगों का विश्वास था कि बिरसा मुंडा के पास चमत्कारी शक्ति है और वह बीमारियों को भी दूर कर सकता है और अनाज की ढेरियों को 2 गुना कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा ने खुद भी यह ऐलान कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर बिरसा मुंडा ने खुद भी ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने भेजा है। किस लिए भेजा है? लोगों की रक्षा करने के लिए। किन से रक्षा करने के लिए? दीकियों से, यानी बाहरी लोगों से। ठीक है, और उनकी गुलामी से आज़ाद करने के लिए बिरसा मुंडा को भगवान ने स्वयं भेजा है, ऐसा उसने ऐलान कर दिया था। अब कुछ समय के भीतर ही हजारों लोग बिरसा के अनुयायी बन गए, यानी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब ऐसा ऐलान कर देगा तो लोग उसको भगवान मानने लगे और उसके पीछे पीछे चलने लगे। और उसके अनुयायियों को, बिरसा मुंडा के अनुयायियों को यह पूरा यकीन था कि बिरसा उनकी समस्याएं दूर करने आया है। अब जबकि बिरसा की जो मृत्यु हुई थी वो खुद हैजा से हुई थी। अब देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उराव भी शामिल थे। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के समर्थन में और कौन कौन थे? संथाल और उराव जनजाति के लोग भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बहुत ही बेचैन थे। जो संताल के थे, उराव के थे और मुंडा जनजाति के लोग थे, वे सभी अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेजों के शासन से होने वाली समस्याओं से बहुत ही बेचैन और परेशान थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। किनकी परिचित जीवन पद्धति? तो आदिवासियों की। ठीक है, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। उनकी आजीविका मतलब वे क्या करते थे? जंगलों में जाकर चीज़ें इकट्ठा करते थे। फिर अंग्रेजी शासन ने जंगलों पर कब्जा कर लिया, वहाँ लोगों को जाना मना कर दिया, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। इस वजह से उनकी जीवन शैली बिगड़ रही थी, आजीविका बिगड़ रही थी। इस वजह से वो बेहद बेचैन हो रहे थे। ठीक है, और उनका धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहा था, वे जिस धर्म को मानते थे। अब देखिए, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? तो सबसे अच्छी बात बिरसा में ये थी कि बिरसा अपने समाज को सभ्य बनाना चाहता था, अपने समाज को सुधारना चाहता था। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे? तो देखिए, बाहरी लोग थे अंग्रेज, और अंग्रेज के साथ साथ जो साहूकार सेठ लोग होते थे, जिनसे ये क्या लेते थे? जनजाति लोग, आदिवासी लोग क्या लेते थे? पैसे लेते थे उधार, उन्हें भी वे दीकू ही मानते थे। ठीक है, अब देखिए, उन्हें इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? किन्होंने? दीकू लोगों ने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासी का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। इन सभी के बारे में हमें बताया गया है। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा, याद होगा आपको। कक्षा 7 में हमने पढ़ा था जनजातियाँ और खाना बदोश नामक पाठ। आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत ही अलग होती थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। अब देखिए, आदिवासी समाज अलग है और जनजाति समाज अलग है। जैसे इन लोग थे तो ये जंगलों से चीज़ें लाते थे, ठीक है, और जनजाति समाज को देते थे। जनजाति समाज कह रहा हूँ, हमारे समाज को। ठीक है, हमने इस अध्याय को विस्तार से पढ़ रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे सामाजिक भेद होते हैं हमारे जाति में, वैसे उनमें गहरे सामाजिक भेद बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। उनमें भी किसी के पास ज़्यादा पैसा था, किसी के पास कम पैसा था, कोई ज़्यादा बढ़ा हुआ था, किसी के पास ज़्यादा दिमाग था, और सामाजिक फ़र्क ये भी था उनमें। लेकिन जैसे हमारे में है, इतना फ़र्क जो होता है जनजाति समाज में, उतना उनमें आदिवासी समाज में नहीं होता है। अब देखिए, आपके सामने चित्र है। यह कैसा चित्र है? तो ये आदिवासी महिलाओं का चित्र है। कहाँ की? उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं। और ये महिलाएं जा कहाँ रही हैं? तो ये बाजार जा रही हैं चीज़ें सामान लेने।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, जनजाति समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। कौन से आदिवासी? बिरसा आदिवासी, संथाल, उराव, ठीक है, बैगास, गोंड, बंजारा, माला, इरुलर, ठीक है, कोढ़ा, कोया, इतनी सारी जनजातियों के नाम हैं। ये सारी जनजातियों में से लोग क्या करते थे? तो देखिए कुछ लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है? इसे घुमंतु खेती कहा जाता है। कुछ समुदाय क्या करते थे? झूम खेती करते थे। झूम खेती को घुमंतु खेती कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। छोटे छोटे भूखंडों से तात्पर्य छोटी छोटी जमीनों पर। भूखंड मतलब जमीन का खंड यानी टुकड़ा। अब देखिए इस घुमंतु खेती में लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उनमें बस खेत में बिखेर देते थे बीजों को। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। कौन? आदिवासी लोग। जहाँ से उन्होंने अभी भी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। अब देखिए परती से क्या तात्पर्य होता है? तो कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दी जाने वाली जमीन को परती कहा जाता है, ठीक है, जिससे उसकी मिट्टी जो है दोबारा उपजाऊ हो जाए। याद रखिएगा ये लोग खेती कैसे करते थे? जंगल में खेती करते थे, जंगल के भूखंड में। अब जमीन तक क्या जाती थी? धूप नहीं जाती थी। इससे वे पेड़ों के ऊपरी हिस्से को ही काट देते थे कुल्हाड़ी से, ठीक है। उसके बाद नीचे जो चारा वगैरह होता था उसे काट कर वहीं पर जला देते थे। जलाने के बाद राख निकलती थी, उस राख को वहीं पड़े रहने देते थे जिसमें पोटास होती थी, जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। इसके बाद आदिवासी लोग क्या करते थे? ज़मीन को खुरच देते थे, न हल चलाते थे न रोपा देते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ज़मीन को खुरचे और उसमें बीजों को बिखेर दिया, ठीक है। ऐसा उनका होता था घुमंतु खेती या झूम खेती, याद रहेगा। अब देखिए घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते हैं। याद रखिएगा घुमंतु किसान कहाँ रहते हैं? पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में, ठीक है। पूर्वोत्तर में जैसे आपके भोटिया, सहारिया, भील और संथाल, यही लोग तो हैं मेन। संथाल और मुंडा ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। कौन? आपके आदिवासी लोग। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब इनमें से कुछ आदिवासी थे शिकारी जो शिकार करते थे और कुछ थे संग्राहक जो जंगलों की चीज़ों को एकत्रित करते थे। तो देखिए बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे घुमंतु खेती न करके ये सारा काम करते थे, ठीक है। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। याद रखिए आदिवासी लोग जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। ऐसा भी मानते थे जंगली लोग कि हम उन्हीं की संतान हैं। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। किस तरह का? जो शिकारी था और संग्राहक था, जंगलों की चीज़ों को इकट्ठा करता था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। किस समुदाय के लोग? खोंड समुदाय के लोग, ठीक है। उसे आपस में बांट लेते थे। शिकार पर निकलते थे और जो कुछ भी हाथ लगता शिकार में उसे आपस में बांट लेते थे। बहुत अच्छे लोग थे ये लोग जो बांट लेते थे। जंगलों से मिले फल और जड़ें ये लोग खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए महुआ का फूल होता है जिससे क्या बनता है? आपकी शराब बनती है, आपको पता है, ठीक है। और महुआ के फूल को खाया भी जाता है जब हर छठ होता है, आपको पता है। अब देखिए साल भी महुआ की तरह ही होता है, ठीक है। साल भी जैसे महुआ का पेड़ होता है वैसे साल का पेड़ होता है। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। कौन? खोड़ जनजाति के लोग। और जंगलों से इकट्ठा की हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। अब ये तो करते थे क्या? शिकार और जंगली चीज़ों का इकट्ठा, लेकिन कभी उन्हें अन्न खाना होता था। अन्न की अगर आदत रही होगी तो वे क्या करते थे? स्थानीय बाजारों में इन चीज़ों को बेच देते थे और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को ले लेते थे उसके बदले में। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम जानते हैं ना आप, और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही कहते थे। अब देखिए पलाश तो आप जानते हैं, पलाश का पौधा मैंने आपको पिछले अध्याय में या एक और पिछले अध्याय में दिखाया था, ठीक है। पलाश तो आप जानते हैं जो चूल्हा का पेड़ होता है उसमें निकलते हैं फूल। तो खोंड समुदाय से ही रंगाई के लिए, रंगों के लिए लोग कहते थे, ठीक है। वे इतना अच्छा वहाँ से लाते रहे होंगे इस वजह से।
इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कहाँ से मिलते थे आप बताइए? तो ये जंगल से जो चीज़ें इकट्ठा करते थे, ठीक है, उसी की अदला बदली से उनका काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ ले लेते थे। जो भी वे संग्रह करते उसके बदले में वे अपनी ज़रूरत की चीज़ स्थानीय बाज़ारों से खरीद लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई आदिवासी लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, ठीक है, कोई बोझ ढो रहा है, गधा बना है, तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी कर रहा है। कई आदिवासी खेत मजदूर थे, यानी खेतों में वो मजदूरी कर लेते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। अब देखिए, जब जंगलों से उन्हें चीज़ें नहीं मिल रही थी, ठीक है, जंगलों में जब चीज़ें ख़त्म हुई, जब अंग्रेज़ों का शासन बढ़ रहा था और उन्होंने जंगलों पर जाने पर पाबंदियां लगाई, तब उन्हें अपनी चीज़ों के लिए, ज़रूरतों की चीज़ों के लिए अब वे क्या करते, तो उन्हें मजदूरी के लिए भी भटकना पड़ा, ठीक है। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, अब ये देखिए बैगा लोग जो हैं बहुत ही वैसे लोग हैं, देखिए, औरों के लिए काम करने से ये कतराते थे। वे खुद का अपमान मानते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। जो बैगा जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वे क्या मानते थे, खुद को जंगल की संतान मानते थे, ठीक है, और ये मानते थे कि जंगल के उपज पर ही वे जिंदा रह सकते हैं, और मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। अब देखिए कहाँ थे ये, मध्य भारत में। तो आइए बैगा को देख लेते हैं। ये मध्य भारत, ये रहा आपका मध्य भारत, ये रहे आपके बैगा, गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति के लोग, ये सारे यहाँ पर रहे आपके, ये संथाल और मुंडा। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, कुछ जानवर पालते थे। अभी तक हमने पढ़ा किन आदिवासियों के बारे में, जो घुमंतू खेती करते थे। उसके बाद हमने खोट आदिवासी के बारे में पढ़ा, जो जंगलों से चीज़ों को संग्रहण करते थे और शिकार पर निर्भर होते थे। अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के आदिवासी के बारे में, जो जानवर पालते थे। तो देखिए बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और मौसम के हिसाब से मवेशी या भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। रेवड़ से क्या तात्पर्य है? रेवड़ से मतलब होता है झुंड से मतलब होता है, यानी मवेशी और भेड़ों के झुंड को या फिर कैटल को वो लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह खास घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। अब यहाँ से वहाँ जाने का कारण यही है कि जहाँ पर घास खत्म हो गई तो दूसरी जगह पे चले गए। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। याद रखिएगा कौन कौन है, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया, ठीक है, और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर। याद रखिएगा गुज्जर और लबाड़िया, ठीक है, ये समुदाय थे जो गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। याद रखिएगा अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बकरवाल के नाम से एक पार्टी है जिसे हम अगले साल पढ़ेंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो देखिए अभी हमने किसके बारे में पढ़ लिया, घुमंतू खेती करने वालों के बारे में, फिर जंगल से चीज़ों संग्रह करने वाले और शिकार करने वाले के लोग बारे में। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा जानवरों को पालने वालों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग जो एक जगह खेती करते थे। एक जगह खेती कौन करते थे, गोंड और संथाल जनजाति के लोग। देखिए 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। कब, 19वीं सदी से पहले। कौन थे वे, गोंड और संथाल जाति के लोग, आदिवासी के लोग। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर की मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। अब ये कुल कौन होता है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, परिवार या लोगों का वह समूह जो किसी एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं, वही कुल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। अच्छी बात थी, जो रक्षा कर रहा है वो आगे बढ़ जाता था। ठीक है, अब देखिए क्या है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। याद रखिएगा हमने घुमंतू खेती करने वालों के बारे में पढ़ा, शिकारियों के बारे में पढ़ा और
जानवरों को पालने वालों के बारे में पढ़ा। इन तीनों को अंग्रेज क्या मानते थे? असभ्य मानते थे पूरी तरीके से। और ये जो गोंड और संथाल जनजाति के लोग थे जो एक जगह ठहर कर खेती करने वाले थे, ठीक है, उन्हें अंग्रेज लोग थोड़ा सभ्य मानते थे, उन्हें सभ्य दिखाई देते थे और वे चाहते थे कि जो भी जनजाति है सारी उन्हें सबको सभ्य बनाना जरूरी है और यह तभी किया जा सकता है जब वे एक जगह स्थिर हो जाएंगे। घूमते रहेंगे तो वे सभ्य नहीं बन सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो देखिए अब जब दूसरे लोग आ गए हमारे देश, जैसे औपनिवेशिक शासन किसका हुआ? हमारे यहाँ अंग्रेजों का हुआ, मुगलों का हुआ। तो मुगलों में तो इतनी परेशानी नहीं हुई, अंग्रेजों में ज़्यादा परेशानी हुई। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है कि वह जीता हुआ देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, कॉलोनी बना लिए हों। तो अंग्रेज लोग आकर यहाँ रहते थे, उन्होंने अपना शासन किया और हमारे सामाजिक आर्थिक सारी चीज़ों का शोषण किया, ठीक है, यही कहलाता है आपका औपनिवेशिक। तो इससे आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो देखिए जो औपनिवेशिक शासन हुआ, ठीक है, उसके वजह से आदिवासी का जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया। अब क्या क्या बदलाव आए, कैसे आए बदलाव, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले बताया गया है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी में जो मुखिया होते थे, जो इनके पास ज़्यादा ज़मीनें रहती थी, जो ज़्यादा योग्य रहते थे, जो मुखिया बन जाते थे, अभी जैसा कि हमने पढ़ा पिछले पैराग्राफ्स में, तो इन मुखियाओं का क्या हुआ। तो देखिए अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, यानी ज़्यादा पैसे होते थे, ठीक है, आर्थिक ताकत मतलब ज़्यादा पैसे होते थे और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद ही बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, किन्हें मुखियाओं को गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। जैसे वो शासन करते थे वे शक्तियां उनसे छीन ली गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया। ये जो मुखिया थे फिर बाद में कठपुतली बन गए। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। नजराना का तात्पर्य आपको हमने कितनी बार बताया है पाठों को पढ़ते समय, आप जानते हैं। अब इन्हें मुखियाओं को नजराना देना पड़ता था अंग्रेज अफसरों को, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। अब ये क्या थे? अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, मतलब अंग्रेजों के कहने पर शासन चलाते थे अपनी अपनी जगह पर। पहले उनके पास जो ताकत होती थी, अब वह ताकत मुखियाओं के पास नहीं बनी रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। याद रखिएगा, अब मुखियाओं में क्या बदलाव आया? मुखिया अंग्रेजों के प्रतिनिधि बनकर रह गए। अब देखिए घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो देखिए अभी हमने घुमंतू खेती के बारे में पढ़ा, कुछ आदिवासी घुमंतू खेती करते थे, तो वे घुमंतू काश्तकार कहलाए, यानी फार्मर, ठीक है। कौन से फार्मर? टेनेंट फार्मर, यानी किराएदार कृषक। तो इन घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ औपनिवेशिक शासन आने पर, यानी अंग्रेजों के शासन आने पर? तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी नहीं थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। इनसे अंग्रेजों को परेशानी नहीं रहती थी। ये घुमंतू थे, जगह जगह जाकर खेती करते थे, भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। अंग्रेजों की इनसे परेशानी नहीं थी, ठीक है। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें, ठीक है। परेशानी भी नहीं थी, लेकिन चाहते यह थे कि ये लोग जो है स्थायी रूप से एक जगह रहें और स्थायी खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, ठीक है। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, यानी कितना कर देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि हम अध्याय 2 में हमने पढ़ा था। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकार यानी टेनेंट फार्मर या रेंट फार्मर स्थायी रूप से बनाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। ये जो झूम काश्तकार थे, यानी घुमंतू किसानों को स्थायी करना बहुत ही कठिन था अंग्रेजों के लिए। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीना दिया जाए, ठीक है। अब वे क्या चाहते थे कि हम जैसे जी रहे थे घूम घूम के, हम घुमंतू
कृषि कर रहे हैं हमें वैसे ही करने दिया जाए। इसके लिए उन्होंने विरोध किया अंग्रेज सरकार का, और इस विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। किनकी? घुमंतू खेती करने वाले किसानों की। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। किसकी? घुमंतू खेती की। याद रखिएगा, घुमंतू जो कृषककार थे उन्होंने विजय पाई अपने संघर्ष में। ठीक है, अब ये हैं कौन? ये देखिए गुजरात की भील औरतें हैं। ठीक है, ये कौन है? गुजरात की भील औरतें शायद धान की खेती कर रही हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। अब देखिए एक और चित्र देख लीजिए, यह कैसा चित्र है? तो ये घुमंतू खेती करने वाले गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में वही चित्र, ये वही लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? मेन इसके ऊपर तो कुछ कपड़ा ही नहीं दिख रहा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, वन कानून और उनके प्रभाव। तो देखिए अब हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? औपनिवेशिक शासन से जो आदिवासी मुखिया थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने घुमंतू कृषकों के बारे में पढ़ा कि उनका क्या हुआ, उनका कैसा संघर्ष था, तो उन्होंने तो जीत पाई। अब देखिए नए नए वन कानून आए और उन कानूनों का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वे खुद को जंगल की संतान मानते हैं। ठीक है, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। ठीक है, वे खुद को उसकी संतान ही मानते हैं, लेकिन उसके कानून ही बदल दिए जाएंगे तो आदिवासियों पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इमारती लकड़ी आप जानते हैं, जैसे सागौन वगैरह, चंदन। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशु का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, ऐसी सूरत में झूम काश्तकार जिस तरह जिंदा रह सकते थे, किस तरह जिंदा रह सकते थे? उनको तो परेशानी हो गई। झूम काश्तकार हों, कृषि खेती करने वाले हों, या फिर चरवाहे लोग हों जो जगह जगह जाकर अपने झुंड को चरवाते थे। ठीक है, और कौन से हैं? और झूम खेती और मुखिया लोग, यही लोग तो हैं। तो ये आदिवासी लोग इस तरह किस प्रकार जिंदा रह सकते थे जब वे जंगल पर ही निर्भर थे और ये इस तरह के वन कानून आ गया था। तो उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। वे जिस इलाके में रहते थे और ये सब करते थे, घुमंतू खेती, मवेशी को चराना, शिकार करना, भोजन संग्रहण करने के लिए जंगलों की चीज़ों को इकट्ठा करना, ये सारे लोग कामों की तलाश में मजबूरन दूसरी जगह पर चले गए। ठीक है, अब जब चले गए तो क्या हुआ? जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब आप जानते हैं रेलवे स्लीपर, जो रेलवे की पटरियाँ होती है, अब तो सीमेंटेड होता है, ये बीच में जो डंडे लगे होते हैं, पहले लकड़ियों के लगाया जाता था। आपने कभी पुरानी रेल पटरियों में देखा भी होगा, अब सारी चेंज हो गई हैं। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल निकाला। क्या हल ढूंढ निकाला? उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। अब देखिए उन्हें लालच दिया गया और उन्हें वहां खेती भी करने की छूट होगी, लेकिन गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल भी करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। वाह, ठीक है, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए वन गाँव बसा दिए जिससे उन्हें लकड़ी मिलती रहे और उसकी देख रेख भी होती रहे जंगल की। देखिए अब देखिए बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। ठीक है, अब जिन्हें ये पसंद नहीं आया उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, और जो कानून उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिए थे कि जंगलों पर आप नहीं जाएंगे, शिकार नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ से चीज़ें इकट्ठा करके नहीं लाएंगे, मतलब जंगल आपकी संपत्ति नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार की संपत्ति बना दिया। फिर भी उन्होंने इन गैर कानूनी घोषित किए गए कामों को करते रहे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की आदिवासी लोगों ने। उनमें से याद रखिएगा 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा और असम में यह विद्रोह किया गया एक आदिवासी द्वारा, और एक 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। इसी तरह के विद्रोह थे। तो ये दो विद्रोह आप याद रखिएगा, 1906 और 1930 का, ये सोंग्रम संगमा द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ पर। देखिए अगला पैराग्राफ है हमारा व्यापार की समस्या। अब देखिए व्यापार की क्या समस्या आती है। ये देखिए औरतें हैं, क्या कर रही हैं, किस उसकी कौन सी आदिवासी हैं, गोदारा औरतें हैं। ठीक है, और एक और चित्र है आपके सामने, ये चटाई बुन रही हैं। ठीक है, ये हजांग औरत है। कहाँ की है? हजांग औरत है, हजांग आदिवासी की। अब देखिए व्यापार में क्या समस्या आती है।
तो 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ठीक है, कौन कौन? व्यापारी और महाजन, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था। ठीक है, क्यों आने लगे? वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ ही समय लगा। यह समझने के लिए कि रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। तो देखिए, अब व्यापार की क्या समस्याएं आई, उसके लिए हमें किसका उदाहरण दिया जा रहा है? रेशम उत्पादकों की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। ठीक है, भारतीय रेशम की और सूती कपड़े की भारी मांग थी 18वीं सदी में। तो भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित भी करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। निर्यात मतलब हम यहाँ से चीज़ें काफ़ी मात्रा में बेच रहे थे। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। ये जो संथाल जनजाति के लोग थे, वे रेशम के कीड़े को पालते थे। तो रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, और 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये आदिवासियों को, संथाल आदिवासियों को दिया जाता था। ठीक है, और इसके बाद कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। ये बर्दवान या गया जगह होती है, ठीक है, स्थान का नाम है, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार निर्यातक और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाला जो बिचौलिया होता था, ठीक है, जो आदिवासी से चीज़ें खरीद कर यहाँ बर्दवान या गया में बेचता था, उसके बीच ये जो बिचौलिया होता था वो जमकर मुनाफा कमाता था। अब याद रखिएगा, झारखंड में है संथाल लोग जो रेशम के कीड़े पालते थे, ये बात आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए, स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। आदिवासी समुदाय किसे भी दुश्मन मानने लगे? व्यापारियों को। ठीक है, याद रखिएगा, बाजार और व्यापारियों को अपना दुश्मन वे मानने लगे आदिवासी समूह, जिनमें से ये संथाल भी प्रमुख रूप से थे। ये देखिए आपके सामने ये मजदूर है, ये कहाँ काम कर रहे हैं? कोयले की खदान में काम कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के कोयला खनिक हैं ये लोग। 1948 की बात है। अब देखिए ये काम की तलाश में कैसे घूमते हैं, क्या क्या परेशानी आई इनको जब वन कानून आ गया था। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, यानी मार्फत मतलब फ्री में। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। इतनी खराब हालत थी बिहार के इन खनिकों की। अब देखिए नज़दीक से एक नज़र, तो इनके बारे में हम नज़दीक से देख लेते हैं। देखिए इनकी क्या समस्या थी। तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। तो याद रखिएगा कौन कौन सी बगावत हुई। 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने, फिर 1855 में संथालों ने, ठीक है, और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ, फिर 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा का विद्रोह कब हुआ था? तो उन्होंने 1895 में विद्रोह किया था। किस लिए? अपने समाज को सुधारने के लिए और जो उस पर शासन कर रहे थे उन्हें दूर भगाने के लिए, जैसे अंग्रेज और दीकू लोग। दीकू कौन है? अंग्रेज या बारी लोग। उसके साथ साथ जो सेठ और साहूकार थे उन्हें भी। ठीक है, इस प्रकार का विद्रोह था बिरसा का। याद रखिएगा, इसमें आपको ये महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, पहले कोल आदिवासी हुए, फिर संथाल, उसके बाद बस्तर और फिर महाराष्ट्र में वर्ली। ये 4 हैं, ये क्रम याद रखिएगा, एमसीक्यू में काम देगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है बिरसा मुंडा। बिरसा नाम है, मुंडा कौन है? मुंडा एक जनजाति है जो नागपुर के पठार में रहती है, छोटा नागपुर के पठार में। बिरसा का जन्म कब हुआ? 1870 के मध्य में, यानी 1865 के आसपास के समय में। ठीक है, कब? याद रखिएगा 1865 के आसपास बिरसा का जन्म हुआ। उनके बारे में निश्चित जानकारी नहीं, क्योंकि जनजाति लोग लिखित सामग्री तो रखते नहीं थे। उनके पिता गरीब थे। किसके? बिरसा के पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के पास आसपास के जंगलों में हुई थी। किसकी? बिरसा की। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बचपन से ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए भी देखा था। किसने? बिरसा ने।
बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। दीकू कौन है? तो हिंदू, भूस्वामी, अंग्रेज, महाजन लोग, ये सब दीकू के लिए, ये सॉरी मुंडा समुदाय के लिए कौन थे? दीकू थे, उनके दुश्मन थे। क्यों वे दुश्मन मानते थे? क्योंकि मुंडा समुदाय को जो परेशानियां हो रही थी, जो कष्ट वे झेल रहे थे, उसकी वजह वो इन दीकू को मानते थे। ठीक है। सरदारों को कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, यानी ठीक हो जाएंगे। जैसे वे पहले रहते थे वैसे वे आराम से रह सकेंगे। वे खुद को इलाके का मूल निवासी या वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ठीक है। स्थानीय मिशनरी स्कूल से क्या तात्पर्य है? तो मिशनरी स्कूल मतलब चर्च स्कूल। मिशनरी कौन होते हैं? ईसाई पादरी होते हैं। जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होता है, ठीक है, उसी तरह ईसाई में पादरी होते हैं। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। कब हासिल कर सकता है? जब वह अच्छे ईसाई बन जाएंगे मुंडा समुदाय के लोग, और अपनी खराब आदतों को वो छोड़ देंगे। ठीक है, तब वे अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं। कौन? मुंडा समुदाय। ठीक है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। वैष्णव से क्या तात्पर्य है? तो वैष्णव धर्म जो विष्णु भगवान को मानते थे वे वैष्णव धर्म के होते थे। ठीक है। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा ने जिन विचारों के संपर्क में आए, है ना, उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। अब देखिए, बचपन में हमारे सामने जो विचार आएंगे उससे हम जिंदगी भर प्रभावित रहते ही हैं। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया, मुंडा समुदाय से क्या आह्वान किया बिरसा ने? कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। ये चीज तो बहुत अच्छी उन्होंने की। ठीक है। उनका आंदोलन कब हुआ? तो उनका आंदोलन हुआ था 1895 में। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वे केवल इस बात पर जोर नहीं दे रहे थे कि वे सुधर जाए मुंडा लोग। ठीक है, शराब पीना छोड़ दें, अच्छी आदतें पाले, जादू टोने में विश्वास छोड़ दें। उसके अलावा उन्होंने क्या किया? मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी विरोध किया। मिशनरियों को क्यों विरोध किया? क्योंकि मिशनरी लोग, उनका जो समुदाय था उसे छोड़कर ईसाई बनने पर जोर दे रहे थे, यानी उनकी जो संस्कृति थी उसे ही छिन्न भिन्न कर रहे थे मिशनरी लोग। और हिंदू जमींदारों का क्यों विरोध कर रहे थे मुंडा समुदाय के लोग? क्योंकि हिंदू जमींदार उनकी जमीनें छीन रहे थे। ठीक है। वह उन्हें बाहर का मानते थे, यानी दीकू मानते थे, इन्हें भी, हिंदू जमींदारों और मिशनरियों को भी, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे ये लोग। ठीक है, दीकू लोग। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। अब क्या करने लगे थे मुंडा समुदाय के लोग? कि अपने रिश्तेदारों को ही मार देते थे जमीन जगह के लिए। ठीक है। अब देखिए, ईमानदारी से जीते थे पहले उस स्वर्णिम युग में, वो जो कि काल्पनिक था। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। ये सारे काल्पनिक स्वर्ण युग की बातें थी जो बिरसा चाहते थे ऐसा, जिस वजह से, जिसके लिए उन्होंने 1895 में आह्वान किया लोगों का आंदोलन के लिए। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वे अपना शासन चाहते थे, ना कि अंग्रेजों का। सीधे सीधे वो टॉप में बैठना चाहते हैं। और वे मिशनरियों का, ईसाई पादियों का, महाजनों का, हिंदू भूस्वामियों और सरकार सबको बाहर निकालना चाहते थे और खुद ही शासन चलाना चाहते थे। कौन? बिरसा लोग। अब देखिए, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अब यही तो समस्या थी जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया और खुद का शासन करने का विचार बनाया। कब हुआ था यह आंदोलन? 1895 में, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा द्वारा। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। ठीक है, अंग्रेजों की जो नीतियां थी तो बिरसाओं की भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। ठीक है, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। मिशनरी क्या कहते थे कि आप ईसाई बन जाइए और दारू शराब पीना छोड़ दीजिए, ठीक है, और अच्छी आदतों को स्वीकार कर लीजिए, तो आपका काल्पनिक जो स्वर्णिम युग है वो वापस आ जाएगा।
जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और क्या किया, उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। तो 1897 में अब 2 साल के बाद वो जेल से लौटा। कौन? बिरसा। तो बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। अब जब वो जेल से वापस आ गए तो फिर से उन्होंने समर्थन जुटाया और लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। ठीक है, उनमें से सबसे उनका प्रतीक क्या था? सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, याद रखिएगा। बिरसा आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, ठीक है, रावण के कहा उन्होंने दीकू को और यूरोपियों को। यूरोपीय मतलब अंग्रेज और दीकू कौन? आपके मिशनरी और महाजन और हिंदू भूस्वामी, इन्हें तबाह कर दें। ठीक है, बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। चर्चों पर क्यों हमले किए? यहाँ कौन रहता था? मिशनरी लोग रहते थे इसलिए। और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। किन्होंने? मुंडा समुदाय के लोगों ने। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। अब देखिए बिरसा मुंडा की काफी ताकत हो गई थी, उसके जो अनुयायी थे इतना सब करने को तैयार हो गए थे। चर्चों को ही उन्होंने उन पर ही हमला बोल दिया था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पर माहौल ठंडा पड़ गया। कब? जब, याद रखिएगा, 1900 में किसकी मृत्यु हो गई? बिरसा की मृत्यु हो गई, जो कि मुंडा समुदाय से थे। अब आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। किन मायनों में? 2 मायनों में। कौन कौन से? पहला मायना यह है, पहली बात यह है कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। अब जो दीकू थे, हिंदू भूस्वामी थे, ठीक है, महाजन लोग थे, वो इनकी जमीनों पर आसानी से कब्जा कर लेते थे, बिरसा लोगों की जमीनों पर, ठीक है, आदिवासी समुदाय के लोगों पर। तो ऐसा कानून बनाने के लिए मजबूर किया कि ये लोग, हिंदू भूस्वामी लोग, महाजन लोग इनकी जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। और दूसरा, इसने इस आंदोलन से एक बार फिर जता दिया, इस आंदोलन ने यह बताया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। कि जो आदिवासी लोग हैं, हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये जो औपनिवेशिक शासन चल रहा है, औपनिवेशिक शासन मतलब दूसरे देश के लोग हमारे देश में शासन कर रहे हैं, तो इसमें आदिवासी लोग इसका विद्रोह नहीं कर सकते। वे भी यह विद्रोह करने में बिल्कुल सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, जैसा कि हमने अभी पूरे पैराग्राफ में पढ़ा। अब देखिए हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक? फिर से याद करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। तो देखिए का नंबर रिक्त स्थान क्या है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया है। तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। दूसरा है झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो बिखेरना कहा जाता है। वे क्या करते हैं? ना हल चलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, न रोपाई करते हैं। ठीक है, वे जमीन को खुरीच देते हैं और बीजों को फेंक देते हैं, जिसे बिखेरना कहा जाता है। तीसरा है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को खालिस्तान का स्वामित्व मिल गया। तो भूमि का स्वामित्व मिल गया था इन्हें। चौथा खालिस्तान है असम के खालिस्तान, बिहार की खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो देखिए असम के चाय बागानों और बिहार के कोयला खानों में लोग काम करने के लिए जाने लगे। बिहार की कोयला खान में काम करने वाले लोगों को अभी हमने देखा है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है कि सही और गलत बताएं। तो पहला है झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो झूम काश्तकार ऐसा कुछ नहीं करते, बिल्कुल गलत है। झूम काश्तकार कौन होते हैं? घुमंतु लोग होते हैं, वो घुमंतु खेती करते हैं। ठीक है, वे जंगलों की सफाई करते हैं, पेड़ों की ऊंचाई को काट देते हैं जिससे नीचे तक धूप आए और नीचे जो घास फूस होती है उसे जला देते हैं। उससे जो राख निकलती है उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है जिससे भूमि उपजाऊ बन जाती है। और फिर वे न रोपा लगाते हैं, कुछ नहीं करते, जमीन को कुरेद कर बीजों को बिखेर देते हैं। इस प्रकार उनकी खेती हो जाती है। ठीक है, तो झुमका जमीन की जुताई करते हैं, गलत है, का नंबर गलत है। दूसरा है व्यापारी संथालों से क्रमिक उसे खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे और इन संथालों और क्रमिक कोषों के खरीदार के बीच जो बिचौलिया होता था वो बहुत मुनाफा कमाता था। क्यों? क्योंकि वे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर इसे बेचते थे क्रमिक कोष के खरीदारों को, और संथाल लोग क्रमिक कोष रखते थे। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया। कब आह्वान किया? 1895 में। ठीक है, क्या कहा बिरसा ने? बिरसा ने कहा कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। बिल्कुल सही, ये दोनों सही है और ये वाला गलत है। लास्ट है हमारा, क्या लास्ट? कि अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल कहीं नहीं, आदिवासियों के जीवन पद्धति को वो बचाए नहीं रखना चाहते थे। वे तो चाहते थे वे एक जगह स्थिर हो जाएं और ढंग का कुछ करने लगे। तो कौन सा गलत है? ये भी आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही हैं।
Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.